हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। इतने कम लोग क्यों हैं आज? डाउट क्लास तो नहीं समझ रहे लोग इसको? भाई मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये डाउट क्लास है। चलो, अब तो ये फायदा है ना, रिकॉर्ड तो हो ही रही है। ये आप क्या कह रहे हो कि शेड्यूल में डाउट क्लास में डली हुई थी? चलो मैं ग्रुप पे मैसेज तो डाल देता हूँ, रिस्क क्यों लेना। तो बच्चों, मैं ना कल रात को ये जो आईआईटी का पेपर हुआ था, मैं वो क्वेश्चंस ट्राई कर रहा था। तो बेसिकली ट्राई करके थोड़ा सा आइडिया लगता है ना कि कैसी गलतियां हो सकती हैं, क्या क्या कंसेप्ट्स यूज हुए, कि जो कुछ बताया हुआ है वो सारा कुछ मतलब कुछ ऐसा तो नहीं यूज हो रहा कि जो चीज बताई नहीं गई, एंड सो ऑन। राइट। तो मैं वो सारी चीजों को चेक करने के लिए मैं जनरली मैं पूरा पेपर सॉल्व करता होता हूँ। तो मैंने दोनों किए, पेपर वन पेपर टू। हाँ, प्रॉपर ट्राई। टाइम में नहीं हो पाता, उतना कंसंट्रेशन स्पैन नहीं रहा। बीच में फोन आ गया, बीच में किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, कभी कुछ कभी कुछ, और कैलकुलेशन बहुत स्लो हो गई है। तो टाइम तो खैर पैरामीटर नहीं था, मेन पैरामीटर तो दूसरा ही था। तो अब बच्चों ध्यान से समझना क्या हुआ मेरे साथ। मैं ना रात को बैठा था अराउंड 11:30 12 बजे। और मतलब देखो, आईआईटी का पेपर होता है तो माइंड में एक वो तो होती है हाइप की, यार पता नहीं उन्होंने क्या पूछा होगा, कैसा पूछा होगा। इस बार जो जनरल मतलब परसेप्शन है सबकी, वो भी यही है कि हाँ बड़ा टफ पेपर है। राइट। तो ऑब्वियसली माय क्राइटेरिया वाज नॉट टाइम। अगर टाइम होता तो मैं किसी और तरीके से उस पेपर को अटेम्प्ट करता। तो मैं तो जनरली देख रहा था। तो मैं उसके मतलब मैंने रात को, जैसे मैंने आपको बताया, 11:30 से शुरू किया था। तो मैंने 3 घंटे कल रात को लगाए, 1 घंटा आज सुबह लगाया, 4 घंटे लगाए मैंने, जिसमें से मैंने करीब करीब 3.25 घंटे दो क्वेश्चंस पे लगाए। सिर्फ मतलब
इस ईगो में कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे से क्वेश्चन ना हो, राइट? तो मतलब माइंड में ऐसा थॉट आता है कि यार इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये है वो है, कि मुझे तो सारा कुछ आता है, तो मेरे से कैसे नहीं क्वेश्चन होगा। तो लगा रहा, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से, तो स्टिल वो हुए नहीं। तो चलो फाइनली तो क्लास थी, सब कुछ था, तो फिर छोड़ दिया मैंने। और अब मतलब ऑल्दो मैंने अभी किसी से डिस्कस नहीं किया या मैंने चेक नहीं किया, मतलब 99% ऐसा होगा कि वो क्वेश्चंस ही गलत होंगे, वो कैंसिल होंगे या बोनस होंगे। ठीक है, तो चैप्टर्स तो आई थिंक एक थर्मो का था, एक रे ऑप्टिक्स का था। अ, तो माय पॉइंट बीइंग, मैंने जो पहले भी आपको बहुत बार ये बात बताई है, होता क्या है कि आपके पेपर की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने पहले 2 या पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो कौन से उठाए हैं। ठीक है, तो अगेन मैंने तो बताया ना, मेरा तो पैरामीटर टाइम था ही नहीं, मैंने तो जो क्वेश्चन आया मैंने करना शुरू कर दिया। अब उसमें जब नहीं हो रहा था तो आई केप्ट ऑन ट्राइंग, और वो अब 1.5 घंटे में, 2 घंटे में भी वो क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, तो होता क्या है कि आप एक तरीके से नहीं तो फिर सोचते हो कि नहीं नहीं यार, हो सकता है मैंने ये गलत ले लिया, और फिर दूसरे तरीके से, फिर तीसरे तरीके से, आप किसी ना किसी तरीके से ट्राई करते रहते हो। अब उस चक्कर में, ठीक है, तो फिर मैं उससे आगे बढ़ गया कि मैंने कहा चलो अभी तो नहीं हो रहे, क्या करें। तो जो मैंने बाकी क्वेश्चंस किए जो आसान थे, उनमें भी सिली मिस्टेक्स हुई, राइट? क्यों? जो मुझे लगता है भाई, कहीं ना कहीं तो आपके माइंड का एक बहुत बड़ा पोर्शन वो थॉट्स ले लेती है ना कि यार ये क्वेश्चन हुआ नहीं, पता नहीं उसमें क्या होना था, पता नहीं कैसे होना था, तो वो कंसंट्रेशन आपकी खराब हो जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने मतलब यहीं पे ही कहीं किया हुआ था पेपर, हाँ। जैसे एक ये क्वेश्चन था कोई, ठीक है, तो मैं आपको कंटेक्स्ट नहीं बता रहा, ये मतलब मैंने पता नहीं कितनी बार लिख के देखा होगा। अभी तो ऐसे लग रहा है छोटा है, बट मैंने बहुत बार इसके स्टेप्स लिखे थे रब कर करके, और फाइनली फिर कुछ नहीं बन रहा था तो छोड़ दिया मैंने। फिर ये वाला क्वेश्चन था बच्चों, थर्ड, ठीक है, आप और कुछ मत देखना। देखो ये क्या किया मैंने, मैंने पहले ये आंसर निकाल दिया, 352/175। तो इसके हिसाब से अब ये सिंगल डिजिट वाला था, तो मैंने 2 मार्क कर दिया। अब ये हुआ क्या, ऊपर वाले स्टेप्स में अगर आप देखो, मैंने जो भी कैंसिल किया था, जो भी किया था, ये एक 3 था, ये मैंने छोड़ दिया एंड में। तो एक्चुअल आंसर 6 आना चाहिए था, मैंने 2 निकाल दिया। ठीक है, उससे अगला ये क्वेश्चन था, अगेन क्या था, डोंट बॉदर। अब यहाँ पे क्या था कि ये वैल्यू यहाँ 150 है, ये तो मैंने बाद में ठीक कर दी बच्चों, ठीक करके इसको 150 कर दिया। लेकिन जब मैंने सॉल्व किया था, मैंने इसको क्वेश्चन से लिखते लिखते ही यहाँ पे 125 लिख दिया था, और 125 के हिसाब से सॉल्व कर दिया, तो फिर आंसर गलत आ गया, जो आना चाहिए था उससे। ठीक है, अब बच्चों मेरे को ये लगता है कि
मतलब अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये गलतियां होने का रीजन ये था, नहीं तो कोई चांस नहीं था कि ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसान थे, ठीक है, मतलब बहुत आराम से हो सकते हैं। अब ये गलतियां होने का रीजन ये था, जो मैंने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला जो मैंने इस पे टाइम लगाया था, ये बच्चों मतलब ये तो अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि अब आपको देख के लगा कि इतना तो कुछ लंबा नहीं है, मतलब ये मैंने फिगर ही 4-5 बार बनाया था कि मैंने कहा यार कोई एंगल ना मैंने गलत ले लिया हो, और फिर मैंने कैलकुलेशन बार बार की, कभी टैन में लिख रहा था, कभी साइन में लिख रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। तो मैंने बहुत टाइम लगाया इस पर। तो आई एम वेरी श्योर बच्चों कि आप में से भी बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा। मतलब ये जब हम टेस्ट में, और उसके आगे वाले क्वेश्चंस, मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आईआईटी का ये एक्चुअल पेपर है, तो ये क्वेश्चन 1 टफ था, ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन 2, 3, 4 इजी थे, 5 थोड़ा मीडियम था, 6 पे मैंने बहुत टाइम लगाया, ये जो मैं थर्मो का कह रहा था, मैंने मतलब कितनी बार इसको लिखा। हाँ मैं तो ऑर्डर में कर रहा था, मैंने वैसे नहीं किया, मैं तो जो क्वेश्चन जिस सीक्वेंस में था वैसे ही कर रहा था। इसको मैंने बहुत बार लिखा, और फाइनली कुछ नहीं बना। ये मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, मतलब जो थर्मो वाला है क्वेश्चन। तो उसके आगे मैं कहीं और कर रहा था सॉल्व कर। तो बच्चों क्या होता है, अगेन दो सिचुएशंस होती हैं, आप बिना सोचे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर दो। दूसरी होती है कि आप सिलेक्टिवली क्वेश्चंस करो, मैंने ये बहुत बार आप लोगों को बोला है। अब ये जो पेपर 2 था ना बच्चों, इसकी अगर आप कहीं पे भी नेट पे आप ना पढ़ के देखो कि इसका जनरल रिएक्शन क्या है पेपर 2 का। पेपर 2 का रिएक्शन ये है कि भाई टफेस्ट पेपर एवर, आज तक कभी फिजिक्स का ऐसा पेपर नहीं आया, कट ऑफ सिंगल डिजिट में जाएगी एंड सो ऑन, इस तरीके के इसके रिएक्शंस हैं पेपर 2 के। एंड अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम देखें ना कि कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो टफ थे, मतलब जिनको मैं एक्चुअली एक्सट्रीम लेवल टफ बोलूंगा, वो मतलब देयर वर 18 क्वेश्चंस, 18 में से वो जो टफ क्वेश्चंस थे वो थे, मतलब चलो आप अगर मैं सारे भी गिन लूं तो 5 क्वेश्चंस थे जो टफ थे, जिनको एकदम पढ़ते सार कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना था, जिन पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों पॉइंट फिर वही जाता है, वो 5 क्वेश्चंस मत करो ना, जिसने उन 5 क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट किया, जिसमें से मैं आपको ये कह रहा हूं कि 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पक्का एम्बिगुअस हैं, जिनमें पक्का कुछ ना कुछ चांस है बोनस होने का। तो क्या फायदा निकलेगा इन क्वेश्चंस पे टाइम स्पेंड करके, और मतलब जो बाकी 13 क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट, मतलब हर एक चीज ऐसी जो आपने 100% की हुई है, मतलब एंड उनमें से कितनी चीजें ऐसी जो आपको मतलब
बताई गई हैं कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वही चीज आई हुई है। एंड ये ऐसा नहीं कि इस बार हुआ है, हर बार होता है ये। ठीक है, अब इट इज ऑल अबाउट आप उस टाइम पे कितना स्मार्टली इस पेपर को अटेम्प्ट करते हो। अगर आप मतलब विदाउट एनी थॉट कोई भी क्वेश्चन पे टाइम लगा ही जा रहे हो, तो फिर आप ऐसे जो 5 क्वेश्चंस थे उन पे अपना टाइम लगाओगे, उससे आप इनडायरेक्टली अपने आप को परेशान करोगे और आप बाकी 13 में भी गलतियां करोगे। अगर आप बिल्कुल सिलेक्टिवली उठाओगे ही वो 13, तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। एंड बच्चों, बहुत बार ये बात आती है माइंड में कि आप कहोगे कि ये पता ही नहीं चलता सर कि वो कौन से वाले क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा नहीं है। 13 में से हो सकता है 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वो डुएबल थे कि नहीं थे, मतलब जो आप सॉल्व करके ही आपको पता चलेगा कि यार वो तो हो सकते थे। लेकिन 10 क्वेश्चन पक्का ऐसे थे जिनको आप पढ़ते सार बता दोगे कि भाई हाँ ये तो हो सकता है। मतलब अगर आपको जो जो कंसेप्ट्स हमने 2 साल में पढ़े होते हैं, जो जो चीजों को आपको बोला जाता है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो माइंड में रखते हो, ठीक है, तो आप वो 10 क्वेश्चंस को देखते सार बता दोगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो हो सकता है, फट से हो जाएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। एंड अगर आप 18 में से 10 क्वेश्चंस कर पाते हो, ये तो बहुत अच्छा नंबर है। मतलब मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जब रिजल्ट आ जाएगा मैं आपको तो फिर बता दूंगा कि कितने कैसे बच्चे हैं जिनके फिजिक्स में मतलब 18 में से 10 से ज्यादा क्वेश्चंस ठीक हुए होंगे। ठीक है, तो आईआईटी के पेपर का बच्चों सबसे बड़ा जो महामंत्र है वो एक ही है कि आप क्वेश्चन सिलेक्शन से ही करो। हम प्रिपरेशन टाइम पे भी ऐसा सोचते हैं, हम इन 5 को देखते हैं और हम सोचते हैं कि यार पता नहीं आईआईटी में तो कितना कुछ टफ आ सकता है। ठीक है, और उस चक्कर में हम अपने माइंड को पॉल्यूट करते हैं कि यार पता नहीं ये आ जाएगा वो आ जाएगा, उसके लिए मुझे ये आना चाहिए वो आ जाना चाहिए, ये बुक कर लो वो बुक कर लो। ठीक है, ये 5 बच्चों क्वेश्चंस कभी आपके हाथ नहीं आएंगे, गारंटीड। आपके करने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हैं ये 13। ये 13 के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं चाहिए। अगर आपने थॉरोली एक्सरसाइज 3 तक भी किया हुआ है, वो तो एक्सरसाइज 3 से बाकी 5 भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उन 5 के लिए भी कोई और नॉलेज चाहिए थी, बट चलो मैं मान लेता हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा करना पड़ेगा तो वो नहीं होंगे। बट ये बाकी 13 तो बहुत ही आराम से हो सकते हैं। तो पेपर अच्छा हुआ है बच्चों का, इस बार टफ था थोड़ा, तो मतलब ऑब्वियसली जो परसेंटेजेस हैं वो उतनी हाई नहीं गई किसी की भी। तो देखते हैं, अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, लेट्स सी क्या आता है। तो बच्चों, मैं आपसे और इस पे शेयर करूंगा, मैंने ना अभी उज्जवल से मंगाए हैं उसके आंसर्स। तो
मेरा ये एस्टिमेट है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितना सही है, कि ये जो 18 में से जो 5 मैं आपको कह रहा हूं कि जो सुपर टफ थे, मुझे नहीं लगता कि उज्जवल का भी उनमें से कोई एक या दो से ज्यादा हुए होंगे इन एनी केस। ठीक है। तो होता क्या है कि वो उतने एग्जाम प्रेशर में ऐसे सुपर टफ क्वेश्चंस पूरा सही होना, और उसमें फिर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी ना होना, उसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही कम होती है। ठीक है। तो उन 5 के बारे में तो कभी सोचो ही मत आप। और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 5, जो भी नंबर है, बट ये 5 भी बहुत बड़ा नंबर है। मतलब जब 5 हो जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि पेपर बहुत टफ आ गया। जनरली ये 5 भी नहीं होते ऐसे जो मतलब अटेम्प्ट ना हो पाए। ठीक है। तो मतलब रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि जो है उसको थॉरली करो, और पेपर में सिलेक्शन करो। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, डू नॉट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्ट विद सच क्वेश्चंस जो आपको पढ़ते सार पता चलता है कि भाई हाँ ये क्वेश्चन तो हो सकता था, उसको अटेम्प्ट करो। एंड बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस 100% होते हैं जिनमें मतलब आपको पढ़ते सार ये पता चल जाता है कि भाई हाँ ये तो ऐसे ही करना था। ठीक है ना, कि भाई हाँ ये इसमें एनर्जी का क्वेश्चन है या ये जो भी। एंड सीधी बात ये है कि जिसको पढ़ते सार आपको कुछ पता नहीं चला, उसको चुपचाप ऊपर वाली कैटेगरी में सोच लो कि वो तो टफ ही है, कि कोई दिक्कत नहीं है, उसको नहीं छेड़ना। फॉर्मूला बेस्ड मतलब यस होते हैं, बट मतलब बहुत ही लिमिटेड। मतलब जैसे एक क्वेश्चन उस पे था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे, जो सारा कुछ गिवन था, बस सीधा वो फॉर्मूला अप्लाई करना था, तो निकल आता है। बट वो जैसे अब मल्टीपल करेक्ट की एक ऑप्शन थी, तो वो मतलब ऐसी वेटेज बहुत ही कम हो जाती है। तो मतलब जैसे उज्जवल का जो मतलब जो उसने मार्क्स लगाए थे पेपर 2 में, उसके थे, एक सेकंड, उज्जवल के 53 मार्क्स बन रहे हैं पेपर 2 में। और ये पेपर था, एक सेकंड बता रहा हूँ, तो 66 मार्क्स का पेपर था। कितने परसेंट बने? 80%। तो
तो 80% का क्या मतलब हुआ? मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। टोटल इतने कम नहीं है यार उसके। तो आप देखो, अब ये 53 मार्क्स कैसे बनेंगे? 13-14 क्वेश्चन सही से, राइट? तो आप देखो जो बात मैं आपको कह रहा था। हाँ तो और ये मैंने हर साल देखा है, मतलब ऐसा नहीं कि उज्जवल, मैंने पहले भी देखा है, जो सुपर टफ क्वेश्चंस होते हैं वो किसी के नहीं होते। मतलब मैंने ये बिल्कुल सेम ऐसा ही एनालिसिस उसके टाइम किया था, रचित के टाइम, जिसकी रैंक तो 9th आई थी। तो जो भी ज्यादा टफ थे वो उसके भी सब गलत हुए थे, चाहे उसका 10th क्लास में, मतलब 11th क्लास में फिजिक्स ओलंपियाड हो गया था स्टेज 2। तो ये एक बड़ा नेचुरल है बच्चों, मतलब उस टाइम पे जब आप प्रेशर में होते हो तो एकदम चीजें माइंड में नहीं स्ट्राइक करती, एंड उसमें कुछ गलत भी नहीं है, मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। तो ओनली, मतलब मेन थिंग टू बी अंडरस्टूड इज आइडेंटिफाई एंड सॉल्व। ठीक है, और पक्का पता चलते हैं। ठीक है, ये मान के चलो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पता ही ना चले कि भाई क्वेश्चन कैसा है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे आपको आइडिया लग जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे एक छोटा सा टॉपिक है ईएम वेव्स का जो रहता था, वो कर लेते हैं पहले, फिर मैं डाउट्स बताता हूँ। मुझे हेडिंग दो, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। तो बच्चों मान लो एक ईएम वेव है, वो ऐसे लेफ्ट से आ रही है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। ये जो वेव है वो एक एरिया ए में फैली हुई है, ठीक है। तो मतलब मान लो वेव लेफ्ट से राइट जा रही है और एरिया ए के अंदर फैली हुई है। तो मान लो किसी इंस्टेंट पर वो वेव, ये जो ब्लू लाइन बनी हुई है उस पे थी, ठीक है। अब किसी टाइम टी पर वो वेव जो रेड लाइन बनी हुई है उस पे पहुंच गई, ठीक है। तो उस वेव ने टाइम टी में ब्लू लाइन से लेकर रेड लाइन तक ट्रैवल कर लिया। तो वो वेव ने बच्चों कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया टाइम टी में? सी टी, राइट। तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना वॉल्यूम बन गया? ए सी टी। तो वेव, तो टाइम टी में वो वेव ए सी टी नए वॉल्यूम में आ गई, करेक्ट। तो क्या बच्चों हम ये लिख सकते हैं कि कितनी एनर्जी आ गई एक्स्ट्रा? ये जिस वॉल्यूम में ईएम वेव आई, उस वॉल्यूम के अंदर एनर्जी कितनी आ गई?
एनर्जी डेंसिटी से लिख सकते हैं, राइट? हमें पता ही है कि ईएम वेव्स में कितनी एनर्जी डेंसिटी होती है, तो हम लिख सकते हैं कि कितनी एनर्जी आ गई हमारे पास। तो बच्चों क्या वो एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इंटू ACT बन जाएगी? ओके, अब हमें ये भी पता है कि ये जो दोनों टर्म्स हैं वो इक्वल होती हैं, राइट? तो हम उसके बेसिस पर इस एनर्जी को इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ACT लिख दो, चाहे बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट ACT लिख दो। अब बच्चों यहां से हम बना देंगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर एरिया पर टाइम, राइट? तो वो क्या बन गया? तो ये बन गया एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी या फिर बी स्क्वायर सी बाय म्यू नॉट। तो ये इंटेंसिटी बन गई। तो एज वी कैन सी कि ये जो इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, राइट? तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी। तो मतलब जो भी उस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये उसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी हो गई। अब बच्चों ये बताओ कि यहां से आप एवरेज इंटेंसिटी कैसे बना सकते होगे? तो एवरेज बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट सी इंटू ई स्क्वायर का एवरेज, राइट? नाउ टेल मी व्हाट इज एवरेज ऑफ ई स्क्वायर? So that is nothing but RMS square, isn't it? So average बन गया एप्सिलॉन नॉट सी ई RMS स्क्वायर या फिर बी RMS स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो बच्चों अगर कुछ मेंशन्ड ना हो तो उसका मतलब क्या होता है कि दैट इज एवरेज। अगर सिर्फ इंटेंसिटी वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो उसका मतलब यही है कि वो एवरेज इंटेंसिटी की बात हो रही है। सबको ये समझ आया कि ई स्क्वायर के एवरेज को ई RMS स्क्वायर कैसे लिखा? भाई RMS की डेफिनेशन ही यही होती है ना? व्हाट इज ई RMS? रूट ऑफ मीन ऑफ ई स्क्वायर। तो मीन ऑफ ई स्क्वायर क्या हुआ? ई RMS स्क्वायर।
तो बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो उसका मतलब वो एवरेज है। मतलब गलती से ऊपर वाला फॉर्मूला मत लगा देना। ऊपर वाला फॉर्मूला सिर्फ तब लगना है अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी की बात हो रही हो। ठीक है जी, ये फॉर्मूला समझ आ गया बच्चों? ओके, तो ये बच्चों क्वेश्चन ट्राई करो।
हाँ भाई, हो गया। आंसर मुझे पता नहीं है एक्चुअली, तो मैं कुछ बता नहीं सकता। आप लोगों ने जो लिखे हैं। ये बताओ, 11th क्लास का कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में? सोलर कांस्टेंट वाला जो कंसेप्ट। हाँ जी, बता दूं बच्चों? तो क्या कंसेप्ट होता है? हम कहते हैं कि जो बल्ब की पावर है वो 4 पाई r² एरिया में फैल गई, तो इंटेंसिटी हो गई पावर अपॉन 4 पाई r², विच शुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E RMS²C। तो ये बन जाएगा बच्चों, इसको अगर सॉल्व करना आगे तो। तो ये बन गया। आ गया सबको समझ? +1 में सोलर कांस्टेंट पढ़ा था हमने, उसमें भी यही चीज थी। अच्छा एक बच्चों ये बताओ कि इस केस में रिपीट अबव क्वेश्चन, अगर बल्ब की जगह हम एक लॉन्ग ट्यूबलाइट ले लें,
मतलब इस केस में आंसर निकालो। Hmm, 50 meters, yes. आपको वही सेंटर से 20 मीटर डिस्टेंस पे बताना है। या बस मतलब चाहे पूरा सॉल्व भी मत करो, मुझे ये बता दो कि कहाँ पे चेंज आएगा। यस, मतलब जो फर्क आएगा वो सिर्फ ये होगा कि जो ट्यूबलाइट से पावर फैलेगी वो किस शेप में फैलेगी बच्चों? सिलेंडर में। तो बस अब इस केस में जो इंटेंसिटी होगी वो P/2 πRL हो जाएगा। तो बल्ब तो पॉइंट सोर्स की तरह हो गया, तो उससे जो एनर्जी है वो तो चारों तरफ फैल रही है, इसलिए हमने उसको स्फीयर के एरिया से डिवाइड किया। ट्यूबलाइट एक तरह से लीनियर सोर्स हो गया, तो उसकी एनर्जी एक सिलेंडर में फैलेगी ना। ये बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है। ओके, चलो मॉड्यूल में देखते हैं बच्चों, अगर कोई डाउट्स हैं। ये बच्चों एक्सरसाइज 0 C पार्ट में ये करेक्शन करो। बताओ मैंने इन वैक्यूम वाला क्यों कटवाया? यस, क्वेश्चन में जो वेव की इक्वेशन है, इससे जो ω/k आ रहा है वो अलग आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू C। तो इसका मतलब ये वेव वैक्यूम में नहीं ट्रैवल कर रही हो सकती, पक्का किसी और मीडियम में ट्रैवल कर रही होगी। तो मतलब जो आता है, मतलब चाहे मिसप्रिंट है या जो भी है, जो आता है उससे, मतलब जो C आ रहा है वो 3 × 10⁶ आ रहा है।
ठीक है, तो जब आप डी पार्ट का आंसर निकालोगे तो उसमें आप ई नॉट बाय सी करोगे। कौन सा सी? जो इससे आ रहा है, मतलब 3 × 10⁻⁶। तो इसलिए जो आंसर बन जाएगा वो 1.03 × 10⁻⁻⁶ बनेगा। पीछे पता नहीं -7 दिया हुआ है या पता नहीं क्या है, तो ये आएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे कुछ लोगों को डायरेक्शंस में कंफ्यूजन हुई है, इसको समझो ध्यान से। जो ई की इक्वेशन है उसमें अंदर y है और बाहर आई कैप लिखा हुआ है। क्या ये सही है, गलत है? तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई जो अंदर y है वो क्या बता रहा है? मैंने कल भी बताया था आपको, दैट इज डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो अंदर किस टाइप का है? के वाई प्लस ओमेगा टी। उससे आपको ये पता चल रहा है कि जो वेव है वो आपकी -y में प्रोपगेट कर रही है। और जो आई कैप लिखा है वो किसकी डायरेक्शन है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन जो वेव प्रोपगेट कर रही है दैट इज इन -y डायरेक्शन। अब जब आप ई पार्ट निकालोगे, ई पार्ट में क्या करना है? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ वेव। तो इसके अंदर हमें पता है कि बाहर तो बी नॉट आएगा जो आपने डी पार्ट में निकाल ही लिया। और हमें पता है कि आगे जो इक्वेशन आएगी वो बिल्कुल सेम ही आएगी, कॉस वाली। अब हमें ये सोचना था कि यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी लगाएं, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। अब हम ये कैसे सोचेंगे? हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आई कैप के अलॉन्ग है। तो हमें पता है कि ई क्रॉस बी जो होता है वो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप के क्रॉस है, क्रॉस बी जो हमें ढूंढना है इज इक्वल टू प्रोपगेशन की डायरेक्शन। प्रोपगेशन की डायरेक्शन क्या है? -j कैप। तो आई कैप के साथ कौन से वेक्टर का क्रॉस लें सच दैट -j कैप आ जाए? k कैप, राइट। तो बच्चों सिर्फ ये कह के काम नहीं चलेगा कि आप कह दो कि भाई हाँ तीनों परपेंडिकुलर है। मतलब ऑफ कोर्स तीनों परपेंडिकुलर है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या रिलेशन है कि ई क्रॉस बी इक्वल टू प्रोपगेशन। क्योंकि ऑब्वियसली जो ऑप्शंस होंगी उनमें के कैप होगा, एक माइनस के कैप होगा।
सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर आता है बच्चों? अच्छा, बी और डी सेम दिया हुआ है ना? तो ठीक है, बी को कुछ भी चेंज कर लो, सॉरी डी को। फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, अब ए और डी सेम हो गया। ठीक है, उसको कोई और वैल्यू कर लो। फोर्थ क्वेश्चन कैसे करना है भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? वी अपॉन वी इन वैक्यूम। उल्टा बोल दिया मैंने वैसे, वी इन वैक्यूम अपॉन वी इन मीडियम। और सी मीडियम में क्या हो जाएगा? उस मीडियम का म्यू एप्सिलॉन। तो ये रूट के अंदर क्या आ गया? म्यू बाय म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू रूट। इसको बच्चों म्यू ना लिखो, बाहर वाले को कंफ्यूजन हो जाएगी। एन लिख लो। तो ये अंदर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर आ जाएगा। राइट। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है? ये हमारी पहले भी कई बार बात हुई है। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। मीडियम चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है। तो मतलब जो स्पीड में चेंज आता है वो वेवलेंथ चेंज से आता है। आगे बचो, डी पार्ट। ये बच्चों यूनिट से आइडिया लगा लो, ठीक है ना? एनर्जी फ्लक्स ऐसे नहीं पता, बट यूनिट से आइडिया लगा लो। 36 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो क्या बन गया? इंटेंसिटी बन गई। हाँ जी, एक्सरसाइज वन, सी पार्ट।
तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि भाई कितने साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे इतनी लेंथ में, तो आप क्या करोगे, बस 2.4 को वेवलेंथ से डिवाइड कर दोगे। कि भाई एक ऐसे कोई लेंथ है, उसके अंदर वेव के कितने साइकिल्स आ गए। फोर्थ क्वेश्चन में लेंथ का मतलब वेवलेंथ। सी पार्ट में और कोई बचाओ। डी पार्ट डाउट नहीं है या करा नहीं है। तो जैसे डी का सेकंड है, उसमें क्या है कि मतलब नहीं, आरुष आपने प्रॉपर पढ़ा नहीं है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिखा है, आपने जल्दबाजी में उसको रिफ्लेक्टिंग मान लिया होगा। डी में बच्चों और कोई डाउट। हाँ जी, एफ का सेकंड। तो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स, क्या एब्जॉर्ब करती है बच्चों ओजोन लेयर। यूवी रेडिएशन। हम ये कहते हैं ना कि वो जो यूवी होती है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, तो ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए सेफ हो जाता है। तो इंफ्रारेड तो उससे पास हो जाती है, राइट। तो क्योंकि इंफ्रारेड पास हो गई, वो अर्थ तक पहुंच गई, इसलिए उसने अर्थ को हीट कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो सरफेस टेम्परेचर को क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, सेम रहेगा। कम हो जाएगा, राइट।
क्योंकि एटमॉस्फेयर के कारण क्या है कि वेव्स ट्रैप्ड हैं, तो उस कारण से हीट अप हुई हुई है सरफेस। अदरवाइज वो सारी सरफेस से सारी हीट निकल जाएगी बाहर। राइट बच्चों, डन। तो फोर्थ में बस यही है कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ईएम वेव भी उसी फ्रीक्वेंसी की प्रोड्यूस होगी। मतलब और कुछ नहीं है, बस सीधा ही है। हाँ भाई, किस किस ने नोट्स में लिख लिए सारे यूजेस और वो जो सब कुछ मैंने बोला था? बहुत लोग हो जिन्होंने नहीं किया अभी। कर लो भाई। मतलब मैंने आपको बताया था। आप सोचो कितना छोटा सा पार्ट है, जैसे एक क्वेश्चन पक्का आना है ना, इससे सिंपल क्या होगा? फोर्थ का भी आंसर यूवी आएगा। ये तो देखा होगा कोई सीरियल्स में, मूवीज में। तो बच्चों मतलब ऐसा नहीं कुछ आएगा कोई है ना कि कोई अजीब सा यूज आ गया जो आपने कभी पढ़ा ही ना हो। ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये स्टैंडर्ड केसेस में से ही आएगा। ठीक है जी, डन। नहीं, इसकी एक्सरसाइज 3 नहीं है, मतलब वो तो एडवांस में है ही नहीं ये पार्ट। एक्सरसाइज 2 से बच्चों आपको थोड़े सिलेक्टिवली करने पड़ेंगे क्वेश्चन है ना, देख के। मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट वाला पार्ट नहीं करना। हाँ, मतलब ये जो ए और बी पार्ट्स है ना जो हमने नहीं किए, वो सिलेबस से कट गए। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा कि वो पार्ट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना। वॉटलेस करंट वैसे कट गया आपके सिलेबस में, मॉड्यूल में गिवन है। दैट इज आई साइन फाई, जहाँ पे फाई वही फेज डिफरेंस। चलो ठीक है बच्चों, देन दैट्स इट।
नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करते हैं, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, एडवांस टेस्ट का शेड्यूल मैं आपको भेजूंगा आज। नेक्स्ट क्लास में बस ये एक्सरसाइज 2 कर लेना बच्चों, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।